मेरी सुपारी दी गई थी। जो हरेंद्र राणा है, जो बड़ा एक शूटर है, दतिया और यूपी में गैंग ऑपरेट करता है। असल में व्यापम था क्या, हुआ क्या था इसमें? जैसे नाम आता था लोगों का कि भाई कोई ट्रक एक्सीडेंट में मर गया, कोई तो जवान लोग जिनकी एज कम है, एकदम से इतने सारे लोग नहीं मर सकते। तो ऐसे कई सारे लोगों का नाम था, तो इसमें पॉलिटिशियन से लेके बिजनेसमैन कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे? ऐसे गवर्नर का नाम था, तो गवर्नर की जांच कैसे करेगी भाई? गवर्नर को आप उल्टा टांग के तो मार नहीं सकते। आपने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। एक ऐसा घोटाला जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई या फिर कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। आज हम आए हैं आनंद सर के पास इस मुद्दे पे बात करने के लिए। व्यापम घोटाला का जो असली सच है वो क्या था। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आनंद सर का हमारे चैनल पे। व्यापम घोटाले पे जाने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपके नाम के आगे विसल ब्लोअर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में मेरे लिए वर्ड यूज़ हुआ था ये, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पे खबर लिखी थी जब मैंने क्लिनिकल ट्रायल को एक्सपोज किया था। मेडिकल कॉलेज जहाँ से मैंने पीजी किया है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज से, वहाँ से मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी में पीजी किया है, तो वहीं अनइथिकल क्लिनिकल ट्रायल होते थे, उसको जब मैंने एक्सपोज किया था तो षड्यंत्रपूर्वक वहाँ के जो डॉक्टर्स थे जो फंस रहे थे, उन्होंने मुझे टर्मिनेट करवा दिया था, ये बोलकर कि ये जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक को इंस्टिगेट कर रहे हैं। तो उस समय जो जूडा का प्रेसिडेंट हुआ करता था वो डॉक्टर विक्रांत भूरिया हुआ करता था, है ना। मैं पीजी कर चुका था और मैं वहाँ सीनियर रेसिडेंट था। तो जो हड़ताल हो रही थी वो जूनियर डॉक्टर्स कर रहे थे। तो जूनियर जो लोग हड़ताल कर रहे थे उनको टर्मिनेट नहीं किया गया, उसकी आड़ में मुझे टर्मिनेट किया गया। और फिर मैंने हाई कोर्ट अप्रोच किया और हाई कोर्ट ने मेरे पक्ष में ऑर्डर किया कि मेरा जो टर्मिनेशन किया गया वो गलत है और इसको रीइंस्टेट किया जाए। तो तब मेरे लिए वर्ड यूज़ किया गया था कि विसल ब्लोअर टर्मिनेटेड फ्रॉम एमजीएम मेडिकल कॉलेज। और इस तरीके से सतत हम लोग खुलासे करते गए, और जब पूरे देश में इस तरीके से विसल ब्लोअर्स पे अटैक हुए, कई लोग मारे भी गए, तो पार्लियामेंट में 2011 में एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया और उसको राज्यसभा से और लोकसभा से, दोनों से वो पारित हो गया। पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं, अक्सर प्रणब मुखर्जी जी के साइन भी हो गए। उसके बाद बस एक छोटी सी प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं नोटिफाई करना, उसको कि अखबार में छापना कि ये एक कानून है देश का। तो जो मोदी जी की सरकार है उन्होंने उस कानून को नोटिफाई नहीं किया, और उसको जितना डाइल्यूट कर सकते हैं उतना डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। और उस बीच में कई आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो गई, विसल ब्लोअर्स की हत्या हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि जो सरकार ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में नहीं है वो सरकार कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो ये जो दो कानून थे, आरटीआई एक्ट और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, दोनों को डाइल्यूट करने की पूरी कोशिश एनडीए सरकार ने की। हम पहले इसी बात से शुरू कर लेते हैं कि असल में व्यापम था क्या, हुआ क्या था इसमें, और कौन कौन लोग शामिल थे, बड़ा ये षड्यंत्र पूरा रचा कैसे गया था? नहीं, व्यापम एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल को व्यापम बोलते हैं। तो अलग अलग लेवल पर, चाहे वो नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट हो या मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट हो, व्यावसायिक परीक्षा मंडल को सबसे पारदर्शी माना जाता है। और एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यहाँ से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ये एग्ज़ाम वहाँ होती हैं, जजेस, सिविल जजेस। तो ये दोनों जो संस्थाएं हैं ये गले गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त थी, और हम लोगों ने दोनों को एक्सपोज किया। मध्य प्रदेश पीएससी में भी पेपर लीक हुआ 2013 का, उसको भी मैंने एक्सपोज किया, और जांच हुई, लेकिन वो जांच दबा दी गई, है ना। और व्यापम घोटाला भी बहुत बड़ा घोटाला था। व्यापम में करीब मान के चलिए 55 तरीके की परीक्षाएं व्यापम लेता था। जैसे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा लेता था, मेडिकल एंट्रेंस लेता था, इंजीनियरिंग एंट्रेंस लेता था, पटवारी की एंट्रेंस लेता था, और भी कई सारी परीक्षाएं जो है वो व्यापम के, जैसे फूड इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम है वो लेते थे। तो कई दिनों से हम जब देखते थे कि जो लोग टॉपर हैं, है ना, जैसे मान के चलिए किसी ने पीएमटी में टॉप किया है, तो हमने भी पीएमटी की परीक्षा दी, हमें पता है कि जो टॉप कर रहा है वो कितना जीनियस होगा, है ना, या उसमें कितना उसका रीडिंग कैपेसिटी होगी, उसकी ग्रास्पिंग पावर कितनी। लेकिन जब वो कॉलेज में आता था तो हम देखते थे कि भाई इसका जो पोस्ट चैप्टर टेस्ट है या प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं या सेशनल एग्ज़ाम्स है, उसमें वो पिछड़ जाता था। तो ऐसा संभव नहीं है कि किसी ने टॉप किया हो स्टेट में और वो यहाँ आके फेल हो जाए। तो मैं ऐसे एक लड़के का नाम जानता हूँ, उसका नाम अश्विन वर्मा, वो शराब ठेकेदार का लड़का था। वो उसकी टॉप 10 में था वो,
और यहाँ आके तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गया था फर्स्ट ईयर में। अब एक बार एक सब्जेक्ट में आप फेल हो सकते, लेकिन तीनों में फेल नहीं हो सकते ना। ऐसे कई सारी उदाहरण हम लोगों के पास थे, और चूंकि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था तो हम पूरे स्टेट के डाटा हमने जुगाड़े कि कहाँ कहाँ कौन लोग सस्पिशियस लग रहे हैं। और फिर इसी बीच में जगदीश सागर का मामला सामने आया 2013 में, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग उस पर पीछे लगते गए और हमने उजागर किया। और सिर्फ ये व्यापम तक सीमित नहीं था। व्यापम जब ख़त्म हुआ तो यहाँ से मेडिकल एंट्रेंस की जिम्मेदारी नीट के पास चली गई, है ना। सीबीएसई एग्ज़ाम लेने लगा, तो वहाँ पर ऑल इंडिया पीएमटी होती थी। तो ऑल इंडिया पीएमटी का भी पेपर लीक हुआ 2014 में, उसको मैंने एक्सपोज किया, उसको सुप्रीम कोर्ट से रिकंडक्ट करवाया। 2015 में पेपर लीक हुआ। उसके बाद फिर नीट का जो MD/MS एंट्रेंस था उसमें सर्वर हैकिंग से उस पूरे पेपर को लीक किया गया, उसको हमने एक्सपोज किया, उसको दिल्ली हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया। एम्स का पेपर लीक हुआ 2017 में, उसको मैंने एक्सपोज किया। तो एक परीक्षा या एक बोर्ड का प्रश्न है, जो बच्चे मेहनत करते हैं, खासकर जब एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आदमी निकल कर आता है और वो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, तो वो उसके पास एक अमीर बनने का या अपनी लाइफ स्टाइल को एक स्टेप ऊपर ले जाने का एकमात्र माध्यम होता है वो मेहनत करे। वो मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करे, और पढ़ाई लिखाई करके वो अचीवमेंट ले या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करे, तो उसका जीवन स्तर एक स्टेप उठ सकता है। तो ये हज़ारों हज़ार जो बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी रहती, तो ये उनके सपनों की हत्या है। ये एक नॉर्मल अपराध नहीं है कि आप किसी की सपनों की हत्या कर रहे हो और वो उस उम्मीद को मार दे रहे हो कि जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है और उसको आप नहीं बढ़ने दे रहे हो। तो उस मध्य प्रदेश के अंदर सालों साल से चल रहा था। हम लोगों ने उसको एक्सपोज किया, और फिर भी जो सही लोग जो उसके पीछे थे, जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, वो उस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी थे, वो कुछ भी बोल रहे हैं कि मेरा रोल प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन चूंकि वो पद पे थे, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे थे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें। और उनसे उनके जो पीए थे प्रेम कुमार, उनका नाम आया, उनकी बच्ची का सिलेक्शन हुआ। उस समय एक व्यापम के डायरेक्टर थे सुधीर भदौरिया जो RSS से जुड़े थे, उनका नाम आया। सुरेश सोनी जो RSS के टॉप पोस्ट पर थे, और जो सुदर्शन जी थे उनका नाम आया, क्योंकि सुदर्शन जी के जो निजी सहायक थे मिहिर चौधरी, उनका फर्जी तरीके से फूड इंस्पेक्टर में हुआ था। तो आप सोचिए कि जो टॉप मोस्ट RSS के लोग हैं, सुधीर शर्मा है एक, है ना, तो ये सब लोग जब उसमें इन्वॉल्व थे, तो आप किसके पास जाते हैं? लोग हमसे बोलते हैं कि आपने उजागर किया, लेकिन हुआ क्या? भाई चीफ मिनिस्टर का तो कुछ नहीं हुआ। तो भाई ये मेरे हाथ में तो नहीं है। एक विसल ब्लोअर का काम होता है कहाँ गलत हो रहा है उसको सिर्फ पब्लिक डोमेन में रखना, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है कि वो उस पर अच्छे से जांच करें। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जांच की, STF ने पहले जांच की, उसके बाद फिर हम लोग हाई कोर्ट गए कि नहीं, STF की जांच से हम संतुष्ट नहीं है, हमको CBI जांच चाहिए। फिर CBI जांच की मांग पहले हाई कोर्ट से खारिज हुई, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की। अब CBI से बड़ी तो कोई संस्था है नहीं। अब CBI को भी यदि मैनिपुलेट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? फिर उसके बाद फिर जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है और जो लॉयर्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी जिम्मेदारी होती है उस ट्रायल को चलाना कोर्ट में, और जजेस की जिम्मेदारी होती है उस बेसिस पे सजा देना। तो यदि पूरा सिस्टम ही पूरे कुएं में यदि भांग मिली हुई है, तो एक हम लोग भी एक विसल ब्लोअर कुछ नहीं कर सकता है। और ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की। और हमने उसके बाद भी हमने कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा को एक्सपोज किया, हमने ये जो पटवारी परीक्षा को एक्सपोज किया। अभी मैंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जब पेपर लीक हुआ गोविंद राजपूत के कॉलेज से, उसको मैंने एक्सपोज किया, तो उल्टा चीफ मिनिस्टर ने अपने OFD जो आदिवासी वर्ग से थे उनसे मेरे ऊपर एट्रोसिटी केस लगवा दिया, मेरे को दिल्ली से अरेस्ट करके लाए, मेरे को हवालात में रखा। तो एक विसल ब्लोअर जो जनता के लिए लड़ रहा है, जो बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है, उसके प्रति व्यवहार राज्य सरकार कैसा कर रही है? जैसे वो स्टेट एनिमी हो, जैसे वो राज्य का शत्रु हो। मेरी जमानत नहीं हो इसके लिए सॉलिसिटर जनरल को खड़ा किया गया, उनको 1-1 करोड़ रुपए की फीस दी गई। तो सॉलिसिटर जनरल जो एक देश का सबसे बड़ा वकील होता है गवर्नमेंट का, वो मेरी जमानत याचिकाओं का विरोध करता था। तो आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि किस लेवल पर लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और करप्शन से लड़ना कितना कठिन है। तो वो सब लड़ाई हम सतत पिछले करीब 10-15 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, और सतत वो लड़ाई जारी है। सर मैं थोड़ा सा व्यापम के बारे में इस तरह से जानना चाहूँगा कि जो एक पूरा फ्लो था कि कैसे ये घोटाला होता था, कितने उसमें किस तरह से पैसे दिए जाते थे, या क्या मतलब किस किस लेवल पे लोग इन्वॉल्व थे? ये ऑपरेट ऐसा रहता था इसमें कि जैसे जो कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ से डाटा लिया जाता था पहले ना,
कि भाई कौन लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं 3 साल में, 4 साल में, और उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो एक टीम होती थी जो डाटा एनालिसिस करती थी। डाटा एनालिसिस करके ऐसे लोग उसमें से चिन्हित किए जाते थे जो पैसा दे सकते हैं, जो फाइनेंशियली ठीक हैं। फिर उन लोगों को जो रैकेटियर्स हैं वो उनको कांटेक्ट करते थे कि हम आपके बच्चे का सिलेक्शन करवा देंगे। तो बदले में वो 10th की मार्कशीट उनकी रख लेते थे, 12th की मार्कशीट रख लेते थे और थोड़ा बहुत पैसा उनसे ले लेते थे, जिसमें उनको ट्रस्ट आए। एकदम से ज़्यादा पैसा कोई नहीं देता है। फिर जो व्यापम में सिस्टम एनालिस्ट थे वो उनके रोल नंबर्स को आगे पीछे सेट करके नकल करवाते। जैसे सॉल्वर है, मतलब जो पहले से एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है लड़का, उसको दोबारा परीक्षा देने के लिए बोला जाता था, वो परीक्षा देता था और वो अपने आसपास आगे पीछे के लोगों को नकल करवाता। इसको बोलते थे इंजन बोगी सिस्टम। मतलब एक इंजन है बीच में जो सॉल्वर है और वो 2 बोगी को कैरी कर रहा है और डायगोनली भी नकल करवा सकता है एक बैठ के। तो उसमें पूरा का पूरा जो इन्विजिलेटर है वो भी सेट थे। यहाँ पर जो गुजराती समाज इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ के करीब 70 से ज़्यादा फैकल्टीज़ के नाम में व्यापम में चार्ज सीटेड है। तो पूरा फैकल्टी इन्वॉल्व होती थी, जिनका कॉलेज है वो इन्वॉल्व होता था, है ना। और उस कॉलेज को सेंटर बनाना है ये तय करते थे व्यापम के लोग, तो टॉप ऑफिशियल भी इन्वॉल्व होते थे, है ना। उसके अलावा आंसर सीट जो होती है उसका मैनिपुलेशन होता था कि उनको खाली छोड़ दिया जाता था, जो MR सीट है। बाद में उनको आंसर की के मुताबिक भर के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था, है ना। तो पेपर लीक होता है। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें, अलग अलग मॉडल्स ऑपरेंडी है। और किसी और की जगह कोई और परीक्षा देने बैठ जाता था तो उसका जो एडमिट कार्ड है उसमें जैसे भाई आपको एग्ज़ाम देनी है, ये पढ़ने में तेज़ है, तो ये आपकी जगह बैठ जाएगा और आपका फ़ोटो, इनके फ़ोटो, दोनों के फ़ोटो को मिक्स करके एक फ़ोटो बना के रखा जाता था जो एडमिट कार्ड पे। तो ऐसे 300-400 केसेस थे। इसको बोलते हैं इम्पर्सोनेशन। तो ऐसे कई मॉडल्स ऑपरेंडी थे जिनसे एग्ज़ाम्स को रिग किया जाता है। ऐसा रिसर्च में भी हमें पता चला, हमने जो रिसर्च की, और ऐसा कहा जाता है कि कई सारे पॉलिटिशियंस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें एक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स और कई सारे, जैसे आपने जो नाम लिया, राज्यपाल के बेटे का नाम आया जैसे था। राज्यपाल था रामनरेश यादव, डॉक्टर सुधीर शर्मा, जिनका आपने नाम लिया, उनको तो हालांकि कन्विक्ट कर दिया। तो ऐसे कई सारे लोगों का नाम था। तो इसमें पॉलिटिशियन से लेके बिजनेसमैन कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे? ये सभी लोग थे। उसके लिए आप चार्जशीट की स्टडी करिए। और तत्कालीन चीफ मिनिस्टर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल था। उसके बाद फिर जो लक्ष्मीकांत शर्मा जी थे उनको तो चार्जशीट भी किया था। उसके बाद फिर उमा भारती जी का नाम भी आया था उसमें, जो एक्सेल शीट थी। उसके बाद फिर उसमें 4-5 मिनिस्टर्स की और मिनिस्टर वाइफ लिखा हुआ था कई जगह। और जो बड़े लोग हैं, IAS IPS हैं, एक अशोक शिवहरे हैं, उनकी बच्ची का नाम था। एक IAS हैं कैसी जैन, उनके लड़के का नाम था अनुराग जैन। तो ऐसे कई लोगों के नाम थे उसमें। और सारे लोग, अधिकतर लोग चीफ मिनिस्टर से जुड़े हुए थे। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से घूम फिर के सब वो CM ऑफिस से कनेक्टेड लोग थे। सर, इसमें आप जब इन्वॉल्व हुए तो आपके इन्वॉल्वमेंट के बाद में तो बहुत सारी चीज़ें उजागर हुई, आप कोर्ट गए, पर इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। तो वो क्या? नहीं, व्यक्तिगत तौर से कुछ नहीं, बस ये है कि आपकी बहुत सारे लोगों से दुश्मनी हो जाती है और लोग आपको टारगेट पे रख लेते हैं। फिर आपकी मेरी सुपारी दी गई थी। जो हरेंद्र राणा है, जो बड़ा एक शूटर है, दतिया और UP में गैंग ऑपरेट करता है, तो हरेंद्र राणा को मेरी सुपारी दी गई थी और एक पुलिस ऑफिसर ने सुपारी दी थी, क्योंकि उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो व्यापम में चार्जशीटेड थे। तो कैसे भी करके इसको एलिमिनेट करो। जब मुझे खबर, मेरा भी नेटवर्क अच्छा, मुझे खबर लगी, फिर मैंने उस समय के पुलिस कमिश्नर को बताया। जब उन्होंने नहीं माना तो फिर मैं हाईकोर्ट गया प्रोटेक्शन के लिए। तो करीब 13 साल से मुझे हाईकोर्ट ने अभी पुलिस प्रोटेक्शन दे रखा है। 2 कमांडो PSOs मेरे साथ रहते हैं। तो जान का खतरा रहता है और कई लोग मार दिए गए और पूरे देश में भी कई विसल ब्लोअर्स को मारा गया। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लाया इसलिए गया, तो रिस्क तो रहता ही है। सर, जैसे गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 40 से 50 लोगों का जिक्र है कि ऐसे 40 से 50 लोगों ने या तो सुसाइड कर लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे, या कहीं उनका नाम आया तो उनकी डेड बॉडी रेलवे पटरी के पास या कहीं इस तरह से मिली। तो जो गवर्नमेंट डेटा 40-50, क्या इसकी मतलब असली सच्चाई क्या है? देखिए, जब ये एक दिन में नहीं मरे हैं ना, 2009 से लेकर 2013 के बीच जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कई लोग मिसिंग पाए गए। और जब देखा गया तो वो लोग आरोपी थे। जैसे एक नम्रता डामोर करके लड़की थी, उसका उज्जैन के पास रेलवे ट्रैक पे उसकी बॉडी मिली, तो वो व्यापम घोटाले में उसका नाम था। और भी कई लोग थे, जैसे नाम आता था लोगों का कि भाई कोई ट्रक एक्सीडेंट में मर गया, कोई। तो जवान लोग जिनकी एज कम है, एकदम से इतने सारे लोग नहीं मर सकते।
है ना। तो कहीं ना कहीं तो कुछ था और सीबीआई लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। कोई ट्रेन से जा रहा था तो ट्रेन कई लोग ऐसे कई केसेस थे जो अप्रत्याशित मौतें थी, और वही ओल्ड एज में किसी की डेथ हो, अटैक आए, हम समझ सकते हैं ना, लेकिन यंग लोग मर जाएं इतनी बड़ी संख्या में, तो कहीं ना कहीं तो उसके पीछे कोई षड्यंत्र हो। सर, इसके साथ साथ उस समय जैसे प्रशासन जो था, प्रशासन से दबाव रहा होगा, जो राजनेता हैं उनसे दबाव रहा होगा। नेता बेता तो देखो हम डरते नहीं, मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ हूँ ना, उसमें जेडीए प्रेसिडेंट भी रहा, जूडा अध्यक्ष रहा, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, तो बस। लेकिन आदमी ये सोचता है भाई आप दुश्मनी मत लो। लोग घुमा फिरा के वो परिजन पे दबाव बनाते हैं कि भाई आपका बच्चा क्यों ले कर रहा है ये सब, है ना, उसको क्या लेना देना, वो बड़े लोगों से दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, बाकी तो हम लोग हमारा काम करते हैं। जैसे सर 2013 के आसपास इस मामले का पूरा मतलब भांडाफोड़ हुआ, एक तरीके से चीज़ें आई, लेकिन 2013 के बाद से लगभग 11 साल हो गए, लेकिन इस मामले में मतलब कुछ खास ऐसी प्रोग्रेस दिखी नहीं जो कॉन्क्रीट कुछ दिखा नहीं कि नहीं, क्या है कि जो जिनके नाम है 2500 से ज़्यादा लोग इसमें जेल गए हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। 20 से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट बनाई गई सीबीआई की, है ना, सीबीआई की एक स्पेशल पूरी विंग 200-250 लोगों की आके उन्होंने अपना कैंप ऑफिस बना के रखा 8-10 साल। तो एक लिमिट होती है सबकी, है ना। और जब यदि इस देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ही नहीं चाहें कि जांच हो, तो सीबीआई डायरेक्टर को वो बोल देते हैं कि भाई इसको ढील दो, या सीबीआई का इस्तेमाल वो पॉलिटिकली करते हैं, जहां उनके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं उनको परेशान करो, जहाँ सीबीआई का यूज़ करना। तो अल्टीमेटली कोई भी एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि भाई ये तो तोता है ना, एजेंसी तो जिनकी सरकारें हैं उनका तो सुनना पड़ेगी। और ऐसे ही जब यहाँ एसटीएफ जांच कर रही थी तो एसटीएफ सीएम के अधीन है, तो वो चीफ मिनिस्टर की जांच कैसे करेगी एसटीएफ? राज्य सरकार के अधीन। ऐसे गवर्नर का नाम था तो गवर्नर की जांच कैसे करेगी? भाई गवर्नर को आप उल्टा टांग के तो मार नहीं सकते हो ना। रामनिवास यादव जी का नाम था, उनके नाम के आगे कई लोगों के सिलेक्शन उन्होंने करवाए थे, तो उनके बच्चे ने सुसाइड भी किया था, शैलेश यादव। कहीं ना कहीं बड़े लोग इन्वॉल्व थे और उसमें एजेंट्स, इसीलिए तो कोर्ट जाना पड़ा ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने को इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की हमने। सर जैसे इस पूरे घोटाले का अगर किसी व्यक्ति या अगर 2-3 व्यक्ति की बात करें, तो जो मास्टरमाइंड था कि जिन्होंने पूरा स्टार्ट किया या जिन्होंने पूरा ऑपरेट किया, तो वो व्यक्ति कौन थे? मास्टरमाइंड कोई नहीं होता इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक वैक्यूम क्रिएट करना, कि जैसे डॉक्टर हैं तो भाई पोस्ट इतनी सारी हैं, इतनी सी हैं, परीक्षा देने वाले बहुत सारे लोग हैं ना, 1 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीट्स 300-400 हैं, लोग फिर सेलेक्ट होने के लिए कुछ भी करेंगे, या तो आप बहुत मेहनत करोगे या आप जुगाड़ ढूंढोगे ना, फिर धीरे धीरे करके, जैसे या जॉब्स हैं तो लोग पेपर लीक करवाएंगे या कुछ भी कमाई के लिए करवाएंगे ना। फिर जाहिर सी बात है कि जब ये सब हो रहा है तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जैसे व्यापम है या पीएससी है, वहाँ के कुछ न कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं पहले, फिर उन लोगों को बाद में बचाया जाता है। तो पॉलिटिशियंस और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं गलत तरीके से, तो वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और पैसा भी बड़ा, भाई आप देखिए व्यापम में हज़ारों लोग सेलेक्ट हुए, तो इनसे जो पैसा लिया गया, तो पिरामिड में ये तो सबसे नीचे थे, इनसे पैसा लिया, ये पैसा उसके ऊपर गया होगा, फिर वो ऊपर गया, तो सबसे ऊपर कोई तो होगा ना जिसके पास ये पैसा गया। तो वो तो जांच एजेंसियों का काम है उसको इन्वेस्टिगेट करना, और उन्होंने उतनी अच्छी तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। छोटे छोटे जो नीचे के लोग थे, फिर भी एक मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जेल गए, लक्ष्मीकांत शर्मा, और कई IAS IPS भी जेल गए। तो एक बड़ी बात है, इससे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में, भारत में कोई प्राइम मिनिस्टर तो कभी जेल गया नहीं है, या CM भी कभी जेल नहीं गया सिटिंग। बाकी यदि हम तुलना करें कि वहाँ 300 टीचर का मसला था बस एक हरियाणा में, और उसमें चौटाला जी जेल गए, और उन पर वेब सीरीज़ भी बनी है। तो वहाँ सिर्फ 300 टीचर का भर्ती का घोटाला था और वहाँ चीफ मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ पर वो सब हम नहीं हो पाया, क्योंकि आपको जुडिशरी भी ट्रांसपेरेंट चाहिए, गवर्नमेंट वकील का सिस्टम भी अच्छा चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ लोग जागरूक होना चाहिए, है ना। हमारे यहाँ लोगों में जागरूकता नहीं है। हाँ वही तो भाई मैं को दाऊद तो था नहीं, फिर मुझे हवालात में छिपकली, चूहों और गंदगी के बीच सुलाया गया। चाहे हम बागेश्वर धाम जी की बात करें, चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बात करें, काफ़ी लोगों की आस्था या काफ़ी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो आप भारत के अंदर, आपको तो सारे राडार वाडार बंद कर देना चाहिए, आपको बॉर्डर पे बिठा दें, वो बता देगा कि पाकिस्तान के सैनिक कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं।
सर मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि आप खुद भी बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए थे। मैंने तो स्टिंग किया, मुझे भी बुलाया गया था कि आपसे जुड़े हुए 4 विधायक हैं तो आप हमारे साथ आ जाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया 90 to 95% बिक चुका है। वो सरकार के हिसाब से चलते हैं, सरकार से विज्ञापन लेते हैं। अभी मैं आपको परसों की मामला बताऊँ, एक विधायक जी गए अपना इलाज करवाने तो उनको डॉक्टर माँ की गाली दे रहे हैं।